और जो 4-5 लाख महीने का कमा रहा है, यानी वो 50 लाख साल का उठा साल का रहा है। अभी भी नहीं पता है कि ये देखो ये दूसरा लौंडा मेरा कमा। और सर ये बताइए पीएसएम को अप्रोच कैसे करना है? अगर कोई बंदा बिल्कुल नॉलेज नहीं है और वो स्टार्ट करना चाह रहा है 4th ईयर या 5th ईयर से, जो हमारे कॉलेज में है या जो भी आगे भी जब तुम लोग भी, मैं चाहूंगा कि एकदम INICT 2 फोड़ के एम्स आओ, तो इस अप्रोच से रहोगे तो वो भी निकल जाएगा। हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अश्वनी रंजन सर, जो कि सबसे टॉप मोस्ट फैकल्टी है पीएसएम की, जो गॉड ऑफ पीएसएम बोल सकते हैं हम जिनको। जो सर खेतों अरे सर मना क्या, जो खेतों से होके बिल्कुल रूलर ग्राउंड से होते हुए ग्राउंड रियलिटी खेत में घुस के निकालेंगे एक एक चीज। खेत में घुस के झाड़ा फिरते हुए। सर बताइए थोड़ा आपकी जर्नी कैसे रही है पीएसएम की? पीएसएम की मैं लाइफ के ऊपर जा लगा। सर ये शैतानी बच्चा कैसे पहुंच गया पीएसएम का टॉप फैकल्टी? शैतानी बच्चा पहले तो एमबीबीएस में ही होना बहुत ही टफ काम था। तो उसके पीछे पापा जी पड़ गए। उन्होंने बोला बेटा तुम्हारी बिस्तर पे हम सोएंगे 2 दिन रात और तुमको यहाँ बैठ के पढ़ना पड़ेगा। तो मैं क्या पढ़ता, पढ़ने में मन लगता नहीं है। मम्मी का गृहलक्ष्मी गिरी शोभा आता था, उसको किताब के अंदर छुपा के पढ़ते रहता था। मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, मैं बात कर रहा हूँ 2003-2-3 की। लेकिन रात में 2-2 बजे तक जगना था। कितना गृह शोभा गृहलक्ष्मी होगा, वो भी खत्म हो गया। पापा हमारे, हम सो जाते 11 बजे तो पापा जी उठते, लाइट बंद करते और चले जाते। कुछ बोलते नहीं हमसे कि उठ जाओ, ये वो डांटते नहीं। तो साला अपना भी तो गिल्ट आता है ना थोड़ा थोड़ा करके। हमको लगा बाबूजी रोज जग रहे हैं तो हमको भी कुछ करना चाहिए। और हमको ये बात बाबूजी बोले थे कि बेटा तुमको हम डॉक्टर बना देंगे, तुम चाहे जितना मर्जी अय्यासी कर लो, हम तुमको बना देंगे। ये उनमें कॉन्फिडेंस था। और 2 साल वहां किए। फिर जगह पहली बार जिंदगी में फर्स्ट आया और वो फैक्ट्री बंद हो गई जिसमें पापा जी काम करते थे। फिर हम आ गए पटना में 3 साल रह के घर पे बैठ के तैयारी करे। और दूसरे साल के बाद भी बहुत डर लगा कि नहीं होगा। तो पापा जी से भी बोले कि बीएससी ज्वाइन कर लेते हैं पापा। तो बोले बेटा बीएससी ज्वाइन करके क्या करोगे? तो बोले फिर तैयारी करेंगे। तो फिर तैयारी करके अगले साल हो जाएगा? हम बोले हाँ अगले साल हो जाएगा। तो जब बेटा ये बताओ, एक मान लो नहीं हुआ फिर क्या करोगे? मैं बोला हम फिर तैयारी करेंगे। बेटा तब हो जाएगा? हम बोले हाँ तब तो हो ही जाएगा। तो बोले अगर ये बताओ बेटा 2 साल बाद तुम्हें पक्का श्योर हो जाएगा, 2 साल के बीएससी का क्या करोगे? हम लोग तो बेकार है। बोले तो फिर बेटा तुम डरो नहीं, तुम्हारा एमबीबीएस में होगा। ये तुमको पता है या नहीं मुझे पता है। तुम बस तैयारी करो, 2 नाव पे सवारी मत करो, और होगा और जरूर होगा। और वो फिर एक आखिरी साल में और लगा और फिर मेरा सिलेक्शन हो ही गया। तो वहां से मुझे ये सीख मिली जो तुम लोग सबके लिए, हम लोग सबके लिए काम किया है, कि अगर तुम किसी के ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाते हो ना, पूरा विश्वास, तो उससे भी वो इंसान आगे बढ़ जाता है। अगर मैं तुम मुझे फोन लगाओ और मैं तुमसे पूरी पहली बात तुम्हारी सुन लूं और फिर तुमको विश्वास दिला दूं कि तुम्हारा होगा, और ये मैं करके देख चुका हूं। कई बच्चे जो डिमोलाइज, उनको पकड़ के बोल देता हूं कि तुम्हारा होगा, मैं जानता हूं होगा, और तुम मुझसे बात करते रहना, जरूर होगा, और उसका हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि उसमें मेरा टैलेंट है, लेकिन कॉन्फिडेंस का एक रोल प्ले मुझे वहां से पता चला, है ना। फिर पीएसएम लेने का रीजन तो यही था कि एमबीबीएस में हो गया था हमारा ब्रेकअप। 2.5 साल की बंदी थी साथ में, वो उसका एंगेजमेंट हो गया। अब ब्रेकअप वाली बंदी उसी कॉलेज में, अलीगढ़ में, ईएनटी के बंदे के साथ। और उसी पीजी कैसे करते, रोज रोज देखते, अपनी जलती ना पिछवाड़ा। तो इसलिए हम सोचे कि यार अब अलीगढ़ तो छोड़ना ही पड़ेगा। और वैसे भी मम्मी पापा का ही मन था कि भैया एम्स में हो, एम्स में हो। तो अलीगढ़ छोड़ दिए। अलीगढ़ छोड़ने से पहले फिर एक बार बाबूजी ने हमको इंटर्नशिप में चाबी भरा था कि बेटा एम्स का पेपर पूछेंगे 10 साल का, सारा 10 साल का बना दोगे? अब हमारा गायनी में अटेंडेंस शॉर्ट था, 3 महीना फ्री थे। हम बोले 10 साल क्या होता है बाबूजी, 15 साल बना देंगे। और रोज हम क्या करते थे कि सुबह उठ के लाइब्रेरी गए, एक पेपर उठाए, उसका 100, 150, 50 जो क्वेश्चन बना एक्सप्लेनेशन के साथ, वो बनाते गए। और यही तरीका है तुम लोग के लिए भी। एफएमजी एग्जाम है चाहे नीट एग्जाम है, डेली रूटीन रख करके लास्ट के 1 साल अगर डेली में तुमने क्वेश्चन बनाए और उसी को 3 बार रिवाइज कर लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो लिख के देता हूं मां कसम जरूर हो जाएगा। अगर कोई बच्चा नीट, एफएमजी, आईएनआईसीटी का तीनों में से 2 एग्जाम, नीट एफएमजी तुम लोग के लिए, और नीट एफएमजी आईएनआईसीटी तीनों, बाकी नीट आईएनआईसीटी के लिए, कम से कम नीट एफएमजी का 7 साल का पेपर अगर एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ 2-3 बार रिवाइज कर लिया तुमने और समझ लिया,
तो लिख के देता हूँ कि 180 से ऊपर नंबर आएगा। तो वही काम बाबूजी के कहने पे हमने किया। करते करते 2-2.5 महीना गुजर गया। जब घर आए तो मेरी बैचमेट थी दिव्या, वो बताई कि यार तुम्हारी जो बंदी थी उसका तो एंगेजमेंट हो गया। बोले यार डायरेक्ट एंगेजमेंट, कुछ वार्निंग भी नहीं थी, थोड़ा पहले बात होना चाहिए था ना, एंगेजमेंट से पहले की होने वाला है। हम लड़की को फोन लगाया, लड़की फोन उठाए नहीं। फिर साला रात में लगाए, फिर नहीं उठाए। अगले दिन हम ट्रेन पकड़ के पटना से पहुंच गए अलीगढ़। अलीगढ़ जाके फोन किए, सुबह दोपहर शाम में जाके उठाई। उठा के बोली कि तुम्हारा कास्ट अलग है, हमारा कास्ट अलग है। हम बोले कि बहुत जल्दी पता चल गया तुमको ये बात। इतनी मेहनत कराया कि हमसे पहले काहे नहीं पता चला तुमको। हम बोले कि यार कास्ट वास्ट छोड़ो, बाबूजी को लेकर आते हैं, कुछ बात करेंगे। हालांकि बाबूजी को लेकर आ नहीं सकते थे क्योंकि उनको अदर हेमीपैरेसिस हो रखी थी सेकंड ईयर से, बट फिर भी ऐसे फेंके कि ले आएंगे, बात कर लेंगे। तो बंदी बोले यार परिवार वालों को नहीं दिक्कत है तो तुम्हारे परिवार वालों को क्या दिक्कत होगी? हम तो तुम्हें कैसे भी ले लेंगे अब। हाँ, यही सोच के बोले। तो वो बोली कि यार तुम एम्बैरस करोगे, क्या फायदा है, मैं घर वालों के साथ ही जाऊंगी। तो मैं भी बोला यार सच्चा आशिक कैसे एम्बैरस कर सकता है। फिर मैंने उसको फोन ही नहीं किया। उसके बाद जिंदगी में मैं 2 बार उससे बात किया हूँ और वो अलग स्टोरी है, बट बात नहीं किया। बहुत 3-4 महीना एंजाइटी, पाल्पिटेशन, ऐसा लगता था कि कुछ निकलेगा और निकल के बाहर आ जाएगा। कलेजा बाहर, लेकिन लगता है कि साला बाहर आ जाएगा। और बहुत परेशान रहे और पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिए। लेकिन फिर जब 1 साल गुजरा, गौतम नगर आ गए। यहाँ गौतम नगर बहुत अच्छा जगह है, दुख दर्द भुलाने वाला। सपना लाइब्रेरी था, ऊपर गर्ल्स हॉस्टल, नीचे लाइब्रेरी, वहां पढ़ना शुरू किए। पूरा डोज पूरा डबल एक्स्ट्रा कटअप करने के लिए। और फिर मई वाले एम्स में मेरा 825 रैंक आया, क्योंकि हाँ ऑल इंडिया में 825 रैंक। उस टाइम सिर्फ एम्स न्यू दिल्ली था और कोई दूसरा एम्स नहीं था। और 50% के ऊपर का ही सिलेक्शन होता था। उस टाइम सिर्फ 1100 समथिंग 60 बच्चे ही सिलेक्ट हुए थे, पूरे जितने भी 40-50 हजार दिए। हाँ, तो वो पेपर थोड़ा सा मई वाला जो होता है ना, उसमें क्या करते हैं एम्स वाले कि 50% क्वेश्चन प्रीवियस 10 साल 15 साल के दे देते हैं। और हम बाबूजी के कहने पे वही रट के गए हुए थे और किताब इतनी बार रिवाइज किए थे, प्रीवियस ईयर की खाली हो गई थी। ना कोई कोचिंग, ना कोई सब्जेक्ट वाइज TND, कुछ नहीं, खाली PYQ रटे। ऐसा थे कि बुक काली थी साइड से। और उसके 825 रैंक हो लिया। ना सब्जेक्ट वाइज कर भी नहीं पाया था मैं, फिर भी PYQ में सब सब्जेक्ट का इंक्लूडेड है, अलग अलग से क्या करना है ना। उस टाइम अमित आशीष की और मुदित खन्ना वो बुक किए थे। अभी भी वो बुक यही लाइब्रेरी में बैठे हुए हम। ये देखो, इधर पूजा रूम है और ये इधर किताबों की वो है ना रखी हुई। तो ऊपर रखी है किताब, अगर वो होता तो मैं काली किताब दिखाता तुम्हें। तो एनीवे, तो द पॉइंट इज कि इस तरह से मेरा एम्स में PSM में इसलिए सिलेक्शन हो गया। PSM मैंने ये सोचा कि सोशल सर्विस करना है, पढ़ाना पसंद है, पढ़ाने से कमाई हो जाएगी, सोशल सर्विस से अंदर का मजा आ जाएगा। तो मेरे पास 10 दिन टाइम था कि यहीं पे उठाएं एम्स में, क्योंकि अलीगढ़ में रिजर्वेशन था 50%। लेकिन अलीगढ़ में बताया ना, वही बंदी दूसरे के साथ घूम रही। तो फिर ये वाला ले गया। हाँ, ये वाला ले गया। तो हम PSM ले लिए। PSM लेने के बाद फिर उससे बात भी हुई, तो उसको लगा कि हम पगला गए ब्रेकअप के बाद, इसलिए PSM उठा लिए। बहुत दया आया उसको, बोली ऐसा क्यों किया इसको नहीं तुम। हम बोले यार ऐसा कुछ दुखी वाली होने की बात नहीं है, बढ़िया ब्रांच उठाए हैं। PSM में रिजल्ट थोड़ा लेट आता है ना, इतना जल्दी नहीं पता चलेगा। और पिक्चर अभी बाकी है मेरे बाकी है। उसको लगा कि मेरा प्यार इंतकाम वाला सीन हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इंतकाम नहीं है। एक्चुअली अब मुझे जाके रियलाइज हुआ कि वो बंदी बहुत अच्छी, आ जाओ, बंदी अच्छी तो थी। हाँ, कम। वो जो बंदी थी वो अपने फादर से, उसका प्यार था 20-25 साल का, जैसे मेरी है ना। तो मेरा प्यार तो 2-2.5 साल का, फादर का प्यार 20-25 साल का। तो ये तो हमेशा एक बंदी का डिसीजन है ना कि वो कौन सा प्यार चूज करती है। बात तो सही है। अब जब मैच्योर हुआ हूं तो लगा कि उसका डिसीजन सही था, और इसलिए भी सही लगा क्योंकि अगर वो नहीं जाती तो ये वाली कैसे आती। ये लाइफ का रूल है, मैं बता देता हूँ। अगर तुमने कुछ गड़बड़ नहीं किया है ना, तो अगला बंदा जो आता है ना, वो हमेशा पिछले से ज्यादा बेहतरीन होता है। प्यार पे यकीन बनाए रखना, कितना भी कोई तुम्हारा डैश काट के जाए, प्यार से उम्मीद मत हटाना। सर एक चीज दिमाग में ये डाउट है कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये तो सही है कि नहीं?
ये सिर्फ शाहरुख खान की कतई गंदी बकचोदी है जिसने दुनिया का जीना हराम कर रखा है। ये बिल्कुल सच्ची बात नहीं है। पहला प्यार, दूसरा प्यार, तीसरा प्यार, चौथा प्यार, हर प्यार भुलाया जा सकता है, बस अगली वाली मस्त होनी चाहिए। अच्छी होनी चाहिए। बात तो सही ये सब बकवास है। मुझे घंटा, अब देखो तुम ये सोचो कि मुझे अभी भी नहीं पता है कि ये देखो ये दूसरा लौंडा मेरा निकला। है। कई लोग सर फॉर्च्यूनर के चक्कर में शादी कर लेते हैं। क्या नाम है सर दोनों क्यूट लोगों का सर? क्या नाम है इन दोनों का सर? ये है प्रिशा दो लक्ष्मी बालकों का। और वो जो लौंडा आके चला गया जो अभी हिला रहा है कैमरा का स्टैंड, वो लौंडा का नाम है पृथ्वी आर्य। पृथ्वीराज। पृथ्वी आर्य। पृथ्वी आर्य। यूनिक नाम आर्य सर है। वो पुष्पराज वाला नहीं है ना। दाढ़ी भी नहीं हुआ है, कहाँ से राज करे। सर गोल्डन रूल तो बता दी कि दूसरी वाली तो पहले वाली से बेटर आएगी। बट अगर तुमने गड़बड़ नहीं मचाया है तो हाँ, धोखा देने वाले तुम नहीं होने चाहिए। तुम अपनी ओर से ऑनेस्ट रहो, किसी को झूठा यकीन वादा मत दो कि शादी करूंगा, जब नहीं कर सकते हो तो मत बोलो, सीधे बोलो कि आई वांट टू बी फ्रेंड विद बेनिफिट। वो ज्यादा फ्यूचर अच्छा देखा है। जाएगा। फ्यूचर में देखा और जाएगा। बंदियों को भी ये बात पसंद आती है। बिड़ू बात करने दो ना, तुम जाओ ना थोड़ा सा घूम के आओ ना। गो गो टू मामा, गो गो। सर ये बताइए आपकी शादी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज? गेस करो, सही गेस करोगे। लव मैरिज। लव मैरिज। इतना यार जो इतने टाइम से प्यार ऊपर वाला हॉस्टल तो नहीं था सर लाइब्रेरी के? शादी से पहले 4 साल हम लोग लिव इन में रहे, फिर बंदी को अच्छा। सेम बंदा पसंद आया, फिर हम लोगों ने ये शादी करी। एक अच्छा एग्जाम्पल है सोसाइटी के लिए सर, आजकल के बच्चों के लिए। हाँ कह सकते हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए तो नहीं किए थे प्यार, लेकिन हो गया था। मतलब मेरे हिसाब से जैसे थोड़ा लोग लिव इन के अगेंस्ट में है, मैं थोड़ा सा लिव इन के फेवर में हूँ कि भाई टाइम रह के एक दूसरे को जान लो फिर शादी करना ज्यादा बेटर है। जैसे मैं मतलब मेरी बच्ची है प्रिशा लक्ष्मी ना, वो भी जब बड़ी होगी तो मैं चाहूंगा कि वो लिव इन में रह करके जान ले, फिर शादी कर ले, क्या है बड़ी। शादी के बाद गड़बड़ हो, उससे तो अच्छा है पहले ही जो गड़बड़ होना हो जाए। बात तो सही है सर। वैसे इतने डाइवोर्स हो रहे हैं, एलिमनी देना पड़ रहा है इतना 50% हार्दिक पांड्या दिया है सर। नहीं वो तो एलिमनी वाले केसेस तो मतलब जो मीडिया में आ रहा है वो पार्ट सिर्फ ये आ रहा है कि बंदी को फायदा मिला ऐसा टाइप करके, लेकिन एल्यूमिनी में कई जगह ऐसे भी मोस्ट ऑफ द केसेस तो ऐसे ही है जिसमें बंदा ही कमीना या हरामी है, तो उसमें एल्यूमिनी ठीक भी है ना। तो जो केसेस हमें दिख रहा है वो तो एक फ्रैक्शन है जिसमें मेल को वो हुआ, लेकिन जो मेजर फ्रैक्शन जिनको फायदा है वो भी है। मतलब वही है, हर चीज का कुछ चक्कर में सर लड़की सफर करती है इस सब चक्करों में। मान लीजिए जो असलियत में जिसको जरूरत है उसको नहीं मिल पाया, उसको नहीं। कुछ तो हाइप जो ऑफ कोर्स जो अपर सबसे अपर क्लास है उसमें एल्यूमिनी हो सकता है कि गेम हो और फीमेल को नाजायज फायदा उठा रही है, लेकिन जो उसके नीचे के तबके हैं उसमें तो फायदा ही है एक्चुअली देखा जाए तो। और सर एक क्वेश्चन ये था कि पीएसएम में लोग बोलते हैं, अब जैसे आप एक टॉप फैकल्टी हो तो यहाँ पे पैसा बहुत अंधा पैसा है ये। हाँ सर, गांव में से पैसा निकाल के शहर में से पैसा निकाल के गांव घर से पैसा निकाला जाता है सर पीएसएम में। पीएसएम में देखो पैसा तो हर एक ब्रांच में है और हर एक जगह है। पैसे के लिए ना देश छोड़ने की जरूरत है ना पैसे के लिए ब्रांच छोड़ने की जरूरत है, आप जिस जगह हो वहीं पैसा खुदा हुआ है। ये एक अल्केमिस्ट करके एक बुक है बहुत प्यारी सी पॉल कोलियो की, वो मैंने पढ़ी थी तब मेरा दिमाग घूमा। मैं सोचता था कि अमेरिका जाके पीएसएम करने के बाद एमडी वहां से करूंगा, वहां से पैसा कमा के इंडिया लाऊंगा और अच्छा काम करूंगा। उस बुक में ये था कि भाई तुम जहां हो वहीं पे सोने की खदान दफनाई हुई है, तुम खोजो तो सही, गड्ढा खोदो तो सही, खुद पे काम तो करो। हर ब्रांच से पैसा है। अभी देखो एनाटमी के भी अश्वनी सर एक फेमस है भाटिया के, है ना। एनाटमी जैसी ब्रांच है, उनके ऑफर करोड़ों में है और फिर करोड़ों के ऑफर वो इग्नोर करके भी और करोड़ों में पार्टनरशिप में गेम कर रहे हैं। वो वाला केस है। सबसे ज्यादा पेड फैकल्टी में वो हैं अभी एनाटमी लेकर के। यस सर, इंडिया में डिमांड है सर उनका। इंडिया में डिमांड है और अच्छे इंसान भी हैं, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, मैं जानता भी उनको। तो अभी तो सर शायद कनाडा में है सेटल। अभी कनाडा में वो हैं अपना सेटल। तो सेटल अभी हो ही रहे हैं, वो प्रोसेस में ही है। और
मतलब जहाँ भी खुशी रहे वहाँ जाना चाहिए। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो कनाडा तो अभी गए ना, अर्निंग तो उनका यहीं से है ना, इंडिया से ही अर्निंग हुआ है इंडिया से ही है। ना? तो ब्रांच तुम लोग अपने मन का लेना, लेकिन ये सोच के ब्रांच नहीं लेना कि इसमें पैसा ज़्यादा इसलिए ले रहे हैं। पैसे सर के ये तो लिए माइंडसेट होता है कि हाँ, यही एमबीबीएस से माइंडसेट गलत पहले भी माइंडसेट सोच के हम लोग आते हैं कि पैसा हाँ। कमाने के लिए बस आ रहे हैं इस चीज में, इस फील्ड नहीं, वो में। गलत। देखो, पैसा कमाना ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंस है, लेकिन पैसा तुम किसी भी ब्रांच से कमा सकते हो, ये कह रहा हूं मैं। इम्पोर्टेंस तुम दो जिस काम को तुम मजा लेके कर रहे हो, तो तुम उसी ब्रांच में पैसा कमा लोगे, है ना? दैट इज द पॉइंट। यही दो जगह लोग गलती करते हैं पैसे की सोचते हैं, एक तो शादी में, एक तो पीजी ब्रांच में, जहां दो जगह ना पैसे की सोचनी है ना दुनिया की। वो बंदी से शादी इसलिए कर लेते हैं कि अमीर बाप की बेटी है या दहेज मिल जाएगा। कितना दहेज ले लोगे? फॉर्च्यूनर मिल जाएगा। 20-40 लाख तुम एज ए डॉक्टर एक साल में कमा के दोगे, घर को दोगे, अपना खर्चा अलग है। क्या दहेज कोई ले लेगा? 40-50 लाख ले लेगा मैक्सिमम। 50 लाख तो तुम सालों में कमा के देने लग जाओगे। तो बीइंग डॉक्टर हमें ना तो बंदी में पैसे के डिसीजन लेने की जरूरत है, ना पीजी में। ये दो डिसीजन दिल के होने चाहिए, मुझे ये पसंद है, मैं ये करूंगा। और देखो फिर तुम उसमें प्यार भी ज्यादा करोगे और कमाई भी ज्यादा करोगे। बहुत बड़ी बात है सर, जो पसंद आ रहा है वही। इन दो डिसीजन में मैं तो कहता हूँ कि दुनिया की छोड़ो, माँ बाप की भी मत सुनो, शादी में और पीजी में। क्योंकि ये दो रिश्ता अगर दिल का बात है, अगर तुम दिल से खुश हो गए शादी में, तब ना तुम माँ बाप के लिए ज्यादा करोगे। अगर माँ बाप के कहने पे तुमने शादी कर ली, अब शादी में तुम दुखी हो, तो वो दुखी का गुस्सा तुम कहाँ निकालोगे? माँ बाप पे ही निकालोगे ना। कई लोग सर फॉर्च्यूनर के चक्कर में शादी कर लेते हैं। बताओ, जब गधे आदमी है साले, फॉर्च्यूनर 1 साल की कमाई में तुम पैदा कर सकते हो, उसके लिए गाना भी निकाल दिया कर लिया। उससे अच्छा तुम प्यार करते, प्यार में खुश रहते तो इनकम इतनी होती कि 4 फॉर्च्यूनर लगा देते। हाँ सर, वो गाना भी नहीं है, देखे में छछुंदर फॉर्च्यूनर चाहिए। सर ये गाना तो सुनना पड़ेगा भाई, वायरल चल रहा है सर ये। अच्छा, हमारे जैसे एमबीबीएस जो रहते हैं ना सिंपल सर, वो ये चाहते हैं कि हम 50 लाख की डिग्री अब्रॉड से ले रहे हैं, तो हम एक फॉर्च्यूनर ले, एक तो ले 40 लाख का फॉर्च्यूनर भी मिल जाए, वो बैलेंस हो जाए दोनों डिग्री। नहीं, मैं समझ सकता हूँ उसका रीजन क्या है ना, कि अभी एट एन एमबीबीएस लेवल हम लोगों ने लाइफ में पैसे नहीं देखे होते हैं बहुत ज्यादा। बस पैसे हम लोग के, हाँ, अभी हम लोग के नजर में 50 लाख की एक बहुत बड़ी वैल्यू है। प्लस गलती रहे ना सहे, हर किसी के माँ बाप या आस पड़ोस वाले सुनाई देते हैं कि तुम पे 50 लाख खर्च हो रहा है, 50 लाख खर्च हो रहा है। तो हमारे को भी 50 लाख की बड़ी इंपॉर्टेंस दिखती है। बट तुम जब मेरे स्टेज पे आओगे, और मैं टीचर हूं इसलिए कमा रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। तुम किसी भी डॉक्टर जो तुम्हारे गोरखपुर में है, सिवान में है, छपरा में है, उससे बात करो, जो भी कोई 4-5 साल प्रैक्टिस कर चुका है, वो मिनिमम महीने का 4-5 लाख जरूर कमा रहा है। और जो 4-5 लाख महीने का कमा रहा है, यानी वो 50 लाख साल का उठा रहा है। साल का 50 लाख उठा रहा है। जो आदमी साल में 50 लाख कमाता है, और ये एक डॉक्टर की बात नहीं कह रहा हूं मैं, हर एक डॉक्टर की बात कह रहा हूं। मेरे बैच के मैंने देखे लोगों को जो नहीं पढ़ते थे, 2 तो इसलिए फेल हो गए कि बता नहीं पाए कि स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है कि लार्ज इंटेस्टाइन है। फाइनल ईयर वाइवा में फेल हुए। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग भी आज 50 लाख कमा रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि डॉक्टर आप बन गए, डॉक्टर बनने के बाद आपने जहां हॉस्पिटल खोला, वहां साथ में आपने एक फार्मेसी खोली, चाहे साथ में आपने एक लैब खोल दिया, आपकी इनकम 3 गुना हो गई। ठीक है, और साथ में आप फिर रेफरल से कमाते हो। बहुत तरीके हैं, और जरूरी नहीं है कि आप गलत करके ही कमाओ। अगर आप सही भी करके कमा रहे हो, फिर भी आप 40-50 लाख रुपए साल का कमा सकते हो बीइंग अ डॉक्टर। जैसे कुछ डॉक्टर सर रियली में गरीब लोगों को लूटते हैं, वो चीज गलत है। मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिल्कुल कोई गरीब आ रहा है, अब उसको मैं दवा में भी कमा रहा हूँ, अपने पेशेंट फीस भी ले रहा हूँ। क्योंकि सर बहुत कंपटीशन हो गया है सर, मतलब हर दूसरे दुकान डॉक्टर की हो रही है अब तो। नहीं, ये देखो, ये एक गलत तुम्हारा इंटरप्रिटेशन है कि हर दूसरी दुकान डॉक्टर की हो रही है। इंडिया में पेशेंट इतने ज्यादा हैं कि अगर अभी के 50 लाख डॉक्टर भी इंडिया में घुस जाएंगे तो भी वो सब कमा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये इस निगेटिव मेंटालिटी में मत जाना कि कंपटीशन बढ़ गया है, डॉक्टर ज्यादा है। क्योंकि अगर तुमने अपनी लाइन बड़ी करी तो बाकी लाइन ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी। तुमने जैसे अपने आप को बाकी डॉक्टरों के दुकान के बराबर समझ लिया, तुमने अपनी वैल्यू गिरा दी। समझ रहे हो बात को? गिरा दी, हाँ। तो हाँ, तुम लोगों में, और इसके लिए कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है अपनी लाइन बड़ी करने के लिए। आपने अगर खुद पे काम करना शुरू किया तो सारी दुकानें तुम आसपास की अपने आप फीकी पड़ जाएंगी और तुम्हारे पकवान भाव में आ जाएंगे। तो मैं तुम दोनों को और बाकी जो भी लोग अगर सुन रहे हैं तो उनको ये कॉन्फिडेंस जरूर देना चाह रहा हूँ
कि 2-3 चीजों पे ध्यान मत देना। एक तो SC/ST रिजर्वेशन ले रहे हैं, OBC रिजर्वेशन ले रहे हैं, हमको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। अरे भैया, रिजर्वेशन तुम बदल नहीं सकते हो, उसके बारे में सोचोगे तो एनर्जी लॉस ही तो करोगे। लॉस हो गया। जैसे बाकी डॉक्टर को बनने से तुम नहीं रोक सकते हो, तो उनके बारे में कि ज्यादा बन रहे हैं, उसको सोच के एनर्जी लॉस कर रहे हो। रादर देन रिजर्वेशन सोचने के तुम ये सोचो कि हमको 1 सीट चाहिए, 1 सीट के बराबर मेहनत करेंगे, 1 सीट तो मिल रही है ना अनरिजर्व, 1 सीट मिलेगी बात। और इसी अप्रोच से निकलता है। और जो लोग दूसरों को देख के गाली देते रहते हैं, निगेटिव रहते हैं, उनका फिर एग्जाम नहीं निकलता है। तो मतलब आगे भी जब तुम लोग भी, मैं चाहूंगा कि एकदम INI सिटी 2 फोड़ के एम्स आओ, तो इस अप्रोच से रहोगे तो वो भी निकल जाएगा। कोई बड़ा चीज नहीं होता है। और मेरी बैचमेट थी PSM में, MD एम्स में ही, सारिका पल्लेपू, जो चाइना से ही MBBS करके आई थी। हर साल अगर 100 रिजल्ट निकलता है तो 100 में से 10, 20, कभी-कभी 30 भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट होते हैं एम्स न्यू दिल्ली में। तो इसमें आप कभी मतलब माहौल बस तुमको अपने अंदर बना के रखना है कि हाँ मैं फोड़ दूंगा, और खुद पे काम करो, देखो सारा कंपटीशन खत्म है, कुछ नहीं है। और है ना, बिल्कुल पॉजिटिव एकदम माहौल बनाओ यार, है ना। देखो, और सर ये बताइए PSM को अप्रोच कैसे करना है अगर कोई बंदा बिल्कुल नॉलेज नहीं है और वो स्टार्ट करना चाह रहा है 4th ईयर या 5th ईयर से, जो हमारे कॉलेज में है या जो भी जूनियर्स देख रहे हैं? क्योंकि सर ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और इसमें से आते भी हैं, फर्स्ट पेपर में भी आ जाता है, सेकंड पेपर में भी आ जाता है अच्छे खासे नंबर, कभी-कभी तो 50-50 क्वेश्चन आ जाते हैं। यस सर। और याद कैसे रखा जाए PSM को? मेन टास्क ये है सर, पढ़ तो लिया गया, पूरा थियरी बेस्ड है, इसमें कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं आता कहाँ लगाना है। देखो, यही काम में मजा है कि बोरिंग काम को इंटरेस्टिंग किया जाए और जो नहीं याद होने वाला है उसको एक बार में याद कर लिया जाए। देखो एक बात सोचो, 17-18 साल पहले भी बचपन में जब तुम मूवी देखे थे, वो मूवी का सीन अभी भी याद है कि नहीं याद है? कई सारे मूवी का सीन याद। तो यानी 3 इडियट तो अब तक याद है सर। 3 इडियट अब तक याद है? ऐसा 3 इडियट तुम लोग बचपन में देखा था, मैं तो जवानी में देखा था यार। ठीक है। द पॉइंट इज कि जब 18 साल पहले देखी हुई मूवी का सीन अभी तक याद है, इसका मतलब मेमोरी हम सबकी धाकड़ है। मेमोरी में कोई कमी नहीं है। दिक्कत क्या है, उस मूवी को देखते टाइम तुम्हारा इंटरेस्ट बहुत था, क्योंकि बढ़िया 3 इडियट में बच्चों बढ़िया कर रहा था तो इंटरेस्ट आ रहा था तुम्हारा। और PSM में तुम्हारे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्योंकि पेशेंट नहीं है। बात हो रही है सरकार की, सरकार से कोई लेना देना नहीं है ना। तो अगर तुम इंटरेस्ट कहीं भी पैदा कर दो तो वो सब्जेक्ट तुम्हें आसान बन जाएगा और वो याद हो जाएगी चीजें। अब इंटरेस्टिंग चीजों को कैसा करें, उसके 3-4 तरीके हैं। यस सर। पहला तरीका ये है कि आप उस सब्जेक्ट को किसी को पढ़ाने की कोशिश करो। तो पढ़ाने के चक्कर में क्या होगा ना कि आप उसको कंसेप्ट, और कोई नहीं मिल रहा है मान लो, तो कैमरा ऑन करके खुद पढ़ा लो। तो पढ़ाने के चक्कर में आप उसको बेसिक से समझ के समझाओगे, पहली बात। दूसरा तरीका इंटरेस्टिंग करने का क्या है कि कोई मस्त बंदी जो तुम्हें पसंद हो, या अगर बंदी देख रही हो कोई मस्त बंदा उसको पसंद हो, उसके साथ बैठ के पढ़ो, है ना। तो उसको इंप्रेस करने के चक्कर में तुम पढ़ाई अच्छे से कर जाओगे, इंटरेस्ट आ जाएगा। तीसरा तरीका गलत समझेगी तो सर गलत समझे, तुम चाहते हो, तुम चाहते भी नहीं हो कि वो सही समझे। देखो एक बात याद रखना, लड़कियों के मामले में ट्रुथ इज द बिगेस्ट एफ्रोडीजियक, यानी सच्चाई सबसे ज्यादा बंदियों को टर्न ऑन करती है। तो अगर तुम उसको बोल दो कि मैं तुम्हारे साथ रूम पे पढ़ना चाह रहा हूं इसलिए क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगते हो, और ये भी बोल दो कि तुम मुझे हॉट भी लगते हो, मैं तुम्हारे बारे में सोचता भी हूँ रात में, इस बात से तुम्हें लगेगा कि बंदी को बुरा है, लेकिन बंदी को बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे चाहने वाले बहुत हैं। चाहने वाले ही नहीं, रात में मेरे को सोच करके याद करके क्या क्या करने वाले। बेचारा रोता होगा रात बोल दो तो अगले दिन जाके पूरे गर्ल्स हॉस्टल में सबको बताने वाली है कि देखो, लेकिन अकेले में बोलना, ये नहीं कि 10 के सामने बोल दिए, है ना। अकेले में जो भी प्रपोजल पढ़ना चाहिए वो एक तो अकेले में, दूसरा सच्चाई हो तभी। नहीं याद कर रहे हो, नहीं लगती है तब मत बोलो, लगती है बता दो, और जल्दी बताओगे तो फायदा है, वरना पता चला कि तुमसे कोई और लड़का अप्रोच कर देता है। ऐसा हो गया था, है ना। तो ये नहीं करना, दिल की बात रखने में देर मत करना। कास्ट जान लेंगे सर कि कास्ट ना 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 कास्ट बिल्कुल मत जानने की कोशिश करो। जो सर आपके साथ गलती हुई वो दोबारा हमारे साथ नहीं, यही तो बात है, जब तक कटवाओगे नहीं तब तक जिंदगी का मजा नहीं आएगा। नहीं आएगा, कास्ट मत पूछना। हाँ, कटवाना सबसे जरूरी काम है। अपना 1-2 बार उल्लू बनवाओ, डैश कटवाओ, उससे क्या होगा ना, तुम एक लाइफ में स्ट्रांग होगे, फिर तुम्हें डर खत्म हो जाएगा, पहली बात।
और दूसरी बात, अगर तुम कास्ट देख करके अफेयर कर रहे हो तो इसका मतलब तुम शुरू में ही शादी का सोच के अफेयर कर रहे हो। इस बात से बंदी बहुत नाराज होती है, क्योंकि वो पहले तो जानना शादी चाहिए। करना चाहती है मोस्टली पेरेंट की मर्जी से, अफेयर्स और ये सब अपनी मर्जी से करना चाहती है। तो उसके माइंड में शादी है नहीं, तुम अपने माइंड में शादी लेके बैठे हुए हो। इसी चक्कर में वो दूर भागती है कि अरे यार ये लड़का इमोशनल है, इसके साथ थोड़ा सा घूमूंगी ये चेप हो जाएगा, ये तो चिपक जाएगा। ये चिपक जाएगा। दूसरे के पास इसीलिए नहीं कहा जाता है कि बंदियों को बैड बॉय क्यों पसंद आते हैं, क्योंकि बैड बॉय आज हैं कल नहीं होंगे, कल नहीं है। कल इमोशनल नहीं होंगे वो, समझ रहे हो बात को। और अगर तुम ऑनेस्ट होकर के बंदी को बोल दो कि मैं बैड बॉय हूं, मेरे को चाहिए फ्रेंड विथ बेनिफिट, ये बंदी को सबसे ज्यादा पसंद आने वाला है, ये लाइन बता रहा हूं। और मैं एक बार के बाद तुम्हें भूल जाऊंगा तो बुरा मत मानना, ये बोल दो पहले ही। अब उसको भी लगा ये तो सिर्फ एक बार का मामला है, ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता सही निकल जाए, चला तो रात भर नहीं तो शाम तक नहीं चला तो ये सब लाइन मैंने एमबीबीएस के बाद सीखी। एमबीबीएस में मैं भी तुम्हारी तरह था, एक प्यार, एक बंदी, एक जिंदगी।